नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार से, जहां पर विधानसभा चुनाव में इस वक्त बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी और जेडीयू को। और अब एलजेपी के अलावा भाजपा और जेडीयू में फूट का मामला सामने आ रहा है, बवाल बढ़ता दिखाई दे रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर के ये मुद्दा सामने आया है। और भाजपा ने कहा है कि किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे अपनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, सीट के बंटवारे को लेकर बिहार में जबरदस्त सियासी घमासान मच गया है और अब भाजपा और जेडीयू के बीच में यहां पर बगावत सामने आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी के बड़े नेता तेज प्रताप यादव ने इस वक्त बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जी हां दोस्तों, ये भी बेहद बड़ी खबर बिहार से आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर यूपी के मेरठ में भाजपा नेता का पुत्र चला रहा था सरकारी किताबों की फर्जी प्रिंटिंग प्रेस। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता का बेटा सरकारी किताबों की फर्जी प्रिंटिंग प्रेस चला रहा था यूपी में, जिसका अब भांडाफोड़ हो गया। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका जेडीयू और भाजपा को लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। रुक करते दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू में बवाल। भाजपा ने कहा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे परंपरागत सीट। जी हां दोस्तों, बिहार बीजेपी ने जेडीयू को दे दिया जवाब, किसी कीमत पर अपनी परंपरागत सीट नहीं छोड़ेंगे। पटना, बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू लगातार राजद के सिटिंग विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला रही है। जेडीयू की नज़र सहयोगी बीजेपी की उन पुरानी सीटों पर है जो पहले बीजेपी के कोटे में रही है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन में भी पालीगंज सीट बीजेपी के पास ही रही। 2015 के विस चुनाव में राजद के हाथों बीजेपी उम्मीदवार की हार हो गई और वहां से जयवर्धन यादव चुनाव जीत गए, लेकिन 2020 आते आते उन्होंने पाला बदलने का निर्णय ले लिया है। इस निर्णय से बीजेपी की पैतृक सीट के छीनने की पूरी गुंजाइश बन गई है। बीजेपी की सीट पर हमारे ही उम्मीदवार होंगे। जायसवाल, जेडीयू की तरफ से बीजेपी की परंपरागत सीट पर नजर टिकाने पर बीजेपी नेतृत्व की सख्ते में है। पार्टी नेतृत्व के अंदर भी जेडीयू के इस निर्णय से हलचल शुरू हो गई है। पार्टी के कई नेता परंपरागत सीट पर जेडीयू की तरफ से राजद विधायक को तोड़कर अपनी मिलाने से चिंतित दिख रहे हैं। न्यूज़ 4 नेशन ने जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से पूछा कि आपकी परंपरागत सीट पालीगंज पर सहयोगी जेडीयू की नजर है और वहां से राजद विधायक को अपनी पार्टी में मिलाकर उम्मीदवारी की तैयारी है, इस पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि समय आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यह साफ साफ मैसेज दे दिया कि गठबंधन में बीजेपी की जो सीट है उस पर हमारे ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रदेश इससे आगे कुछ नहीं कहा और उठकर चले गए, लेकिन नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि पालीगंज में जिस तरह जेडीयू ने राजद विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, उससे नेतृत्व चिंतित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, तेज प्रताप का दावा, जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हो सका है। लोगों की नजरें विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। चुनाव से पहले बिहारी की राजनीति उबाल पर है। सियासी पार्टियों में दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जारी है। अब बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का दावा है कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन के भीतर वे सभी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। चंद्रिका राय का जिक्र करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि चंद्रिका राय के शामिल होने से जेडीयू को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। असल में जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। बता दें कि सत्ता पक्ष समय से चुनाव कराने पर जोर दे रहा है। वहीं कोरोना का हवाला देते हुए विपक्ष चुनाव टालने की मांग उठा चुका है। बता दें कि जेडीयू के बाद महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हमने खुद को अलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की घर वापसी के संकेत मिल रहे हैं। आरजेडी के 3 विधायक गुरुवार को जनता दल जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इनमें लालू यादव के समधी चंद्रिका राय का नाम भी सामने आया है। चंद्रिका के अलावा अन्य 2 विधायकों ने भी जेडीयू का दामन थामा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के मेरठ में भाजपा नेता का पुत्र चला रहा था सरकारी किताबों की फर्जी प्रिंटिंग प्रेस। जी हां दोस्तों, मेरठ में एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें छापकर बाजार में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एसटीएफ और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 35 करोड़ की डुप्लीकेट किताबें पकड़ी गई हैं। वहीं जांच में 6 प्रिंटिंग मशीनें मिली हैं। इस मामले में अभी दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ मेरठ यूनिट के डीएसपी ब्रजेश कुमार सिंह व परतापुर पुलिस ने शुक्रवार को परतापुर क्षेत्र में अचरौंडा काशी मार्ग पर बने एक गोदाम पर छापा मारा। यहां से बड़ी संख्या में किताबें बरामद हुई। सभी किताबों पर एनसीईआरटी का नाम
व लोगो छुपा हुआ था। मजदूरों ने बताया कि किताबों की छपाई दिल्ली रोड पर मोहकमपुर एन्क्लेव में होती है। तभी सूचना आई कि कुछ लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस में आग लगाकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले। आग को बुझाने के बाद वहां से भी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सहित आसपास के राज्यों को एनसीईआरटी को डुप्लीकेट किताबें सप्लाई हो रही थीं। 35 करोड़ कीमत की किताबें मौके से मिली हैं। गोदाम व प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया है। मौके से हिरासत में लिए दर्जन भर युवकों से पूछताछ चल रही है। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक सचिन गुप्ता है और वह भाजपा नेता संजीव गुप्ता का बेटा है। सचिन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ परतापुर थाने में एसटीएफ सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी की सरकारी किताबें फुटकर विक्रेताओं को 15% कमीशन पर मिलती हैं। इनका छपाई केंद्र दिल्ली के अलावा कहीं और नहीं है। असली किताबें पाने के लिए फुटकर विक्रेताओं को पूरी रकम एडवांस जमा करनी पड़ती है, जबकि एनसीईआरटी का डुप्लीकेट किताबें विक्रेताओं को 30% कमीशन पर मिल जाती है। इसमें एडवांस पेमेंट भी नहीं देना होता है। इसलिए इस गिरोह से थोक और फुटकर किताब विक्रेता भी मिले हुए होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना और बाढ़ से जूझ रहे बिहार में चुनाव पर रोकी मांग, सुप्रीम कोर्ट में पिल दायर। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग जहां पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा की तैयारियों में जुटा है, वहीं राज्य में विधानसभा चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि बिहार इस समय कोरोना संक्रमण और बाढ़ से जूझ रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव करवाना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोरोना और बाढ़ से मुक्त होने तक राज्य में विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएं। अक्टूबर-नवंबर में होने हैं चुनाव। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही गाइडलाइन जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार नामांकन ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा और सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही साथ हो सकेंगे। इसके अलावा मतदाताओं को वोट डालने के दौरान ग्लव्स भी दिए जाएंगे। चुनाव टालने की मांग। चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि बाढ़ और कोरोना से जूझते बिहार में चुनाव कराना संभव नहीं है, लिहाजा बिहार में कुछ दिनों तक चुनाव प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। 16 जिलों के 82 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बता दें कि राज्य में फिलहाल 16 जिलों के लगभग 82 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान, गंगा समेत कई नदियों ने पिछले कुछ दिनों में कहर बरपाया है। राज्य में कोरोना का कहर भी फैला है। राज्य में अब तक 1,15,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि यहां 492 लोगों ने इस बीमारी की चपेट में आकर जान गंवा दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमएलए एमएलसी स्वार्थ में ज्वाइन कर रहे जेडीयू, टिकट नहीं मिलने पर वहां से भी भागेंगे आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासी बयानबाजी तेज है। इस दौरान नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। बीते 1 महीने के भीतर आरजेडी के कई विधायक और एमएलसी पाला बदलते हुए जेडीयू का दामन थाम चुके हैं, जबकि मौजूदा सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक ने भी कुछ दिनों पहले ही जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में राज्य में नेताओं द्वारा बदलने को लेकर जुबानी जंग तेज है। आरजेडी में मची इस भगदड़ पर आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने कहा कि जितने भी नेताओं ने पाला बदला है वह सभी पार्टी से निकाले जा चुके हैं, क्योंकि वह जेडीयू के लिए काम कर रहे थे। सुबोध राय ने कहा कि जो भी नेता गए हैं वह पार्टी के लिए कुछ भी नहीं थे, वह सभी अपने स्वार्थ में जेडीयू को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनता और जेडीयू से उनका कोई लेना देना है, बल्कि अगर आज उन्हें जेडीयू टिकट नहीं देगी तो वहां भी वो छोड़ भागेंगे। राय ने कहा कि चुनाव है तो ऐसे में नेताओं का दल बदल कर आना जाना लगा रहता है। सारे के सारे नेता स्वार्थ में पार्टी छोड़ते हैं और ज्वाइन करते हैं। बता दें कि बीते दिनों लालू यादव के समधी चंद्रिका राय, जयवर्धन यादव और फराज फातमी ने आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि सच को लाख कोशिश के बाद भी छिपाया नहीं जा सकता। गांधी ने सरकार के राफेल से जुड़ी सूचना कैग को नहीं देने संबंधी एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि सरकार राफेल घोटाले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है और तथ्य छिपा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, राफेल के लिए भारत सरकार के
खजाने से पैसा चुराया गया। इसके साथ ही उन्होंने सच को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक कथन का उदाहरण करते हुए लिखा, सच एक है, रास्ते कई हैं। उन्होंने राफेल विमान के चित्र के साथ ही इस संबंध में छपी खबर को पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने राफेल ऑफसेट सौदे को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें राफेल पर हुए खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने कैग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा छवि सुधारने में हुआ सरकारी पैसों का उपयोग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते देखे जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी पर सवाल करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने छवि सुधारने में सरकारी पैसे का उपयोग किया है। ट्वीट कर साधा निशाना। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट कर लिखा, हमारे देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, चीनी आक्रामकता है, वहीं भारत सरकार करदाताओं का पैसा छवि सुधारने पर लगा रही है। उधर कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार और रोजगार सृजन करने के लिए अपनी योजना के बारे में देश को बताना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि मोदी सरकार 29 वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए काम कर रही है और यह चाहती है कि संदेश सभी तक स्पष्ट रूप से पहुंचे। खबर में बताया गया है कि सरकारी अधिकारियों के अनुसार मोदी प्रशासन अपने नियोजित धारणा ओवरहॉल अभ्यास के आसपास एक व्यापक प्रचार अभियान का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल भारत के प्रदर्शन पर काम करना है बल्कि कुछ रैंकिंग रूपरेखाओं को इंगित करना है। इससे पहले भी राहुल गांधी के एक ट्वीट में वीडियो को शेयर करने के साथ ही केंद्र सरकार के प्रति आक्रामक तेवर देखा जा सकता है। राहुल ने इस ट्वीट के जरिए अर्थव्यवस्था, काले धन, जीएसटी और कोरोना संकट को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने इसमें कहा कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के कोरोना वायरस के पहले से ही काफी बुरे हाल में है। राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मेरे संबोधन के कुछ अंश संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था का कोविड-19 के पहले से ही काफी बुरे हाल हैं। जब तक पैसा सीधे सीधे किसानों, मजदूरों और एमएसएमईज को नहीं दिया जाएगा, स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार होती है, हम वहां इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर देश की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत है तो वह कोई भी झटका बर्दाश्त कर सकती है। पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी इस पैसे को बड़े कारोबारियों के हवाले करना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देखो शहर में कौन आया, सिंधिया से नाराज कांग्रेस ने पोस्टर से निकाली भड़ास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमा हुए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और उनके नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के हाथ में सिंधिया गद्दार है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, साजिश करने वालों का राज बदल दो आदि के स्लोगन लिखे तख्ते पकड़े हुए थे। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और काले कपड़े पहन विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस द्वारा बसों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भरकर ले जाया गया है। पुलिस ने शिंदे की छावनी मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया और कार्यालय के नजदीक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की। वहीं ग्वालियर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का सरकार पर तंज, कहा पीएम केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना राष्ट्र विरोधी। जी हां दोस्तों, पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक खबर का हवाला देते हुए पीएम केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना राष्ट्र विरोधी है। तंज भरे ट्वीट में सुरजेवाला ने कहा, सार्वजनिक धन से खरीदे गए वेंटिलेटर विफल हो रहे हैं और अग्रिम भुगतान करोड़ों में किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएजी ऑडिट के लिए नहीं कहा है। गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती रही है। हाल ही में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का बचाव किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत भूषण के समर्थन में सिब्बल बोले, अवमानना की शक्ति का हथौड़े की तरह हो रहा प्रयोग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिए जाने पर कांग्रेस नेता और सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अवमानना की ताकत का प्रयोग लोहार की हथौड़े की तरह किया जा
रहा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, प्रशांत भूषण अवमानना की शक्ति का प्रयोग लोहार के हथौड़े की तरह किया जा रहा है। जब संविधान और कानूनों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है तो न्यायालय असहाय क्यों होते हैं? दोनों के लिए समान तरीके से अवमानना दिखाते हैं। बड़े मुद्दे दांव पर लगे हैं। इतिहास हमें खारिज करने के लिए कोर्ट का मूल्यांकन करेगा। कपिल सिब्बल से पहले कोर्ट के रुख पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा था कि जो शख्स उच्च पद पर बैठता है, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जज कोई भी हो, वो कुर्सी बैठने के लिए होती है, ना कि खड़े होने के लिए। प्रशांत भूषण के ट्वीट के संदर्भ में जब अरुण शौरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी हो रही है कि 280 कैरेक्टर लोकतंत्र के खंबे को हिला रहे हैं। उन्हें नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की छवि इतनी नाजुक है। 280 कैरेक्टर से सुप्रीम कोर्ट अस्थिर नहीं हो जाता। बता दें कि अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा पर सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कोर्ट में कहा था कि बोलने में विफलता कर्तव्य का अपमान होगा। दुख है कि मुझे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी या जय जयकार के रूप में नहीं बल्कि 30 वर्षों से एक संरक्षक के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण का कहना था, मैं सदमे में हूं और इस बात से निराश हूं कि अदालत इस मामले में मेरे इरादों का कोई सबूत दिए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंची है। कोर्ट ने मुझे शिकायत की कॉपी नहीं दी। यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोर्ट ने पाया कि मेरे ट्वीट ने संस्था की नींव को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब संवैधानिक सिद्धांतों को सहेजना व्यक्तिगत निश्चिंतता से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। बोलने में असफल होना कर्तव्य का अपमान होगा। यह मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा कि मैं अपनी प्रमाणिक टिप्पणी के लिए माफी मांगता रहूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नियोजित शिक्षकों की सभी मांगे मानेगी महागठबंधन की सरकार। आरजेडी पर जेडीयू बीजेपी का पलटवार। जी हां दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर वर्षों से जारी सियासत अभी भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष शिक्षकों के मुद्दे पर एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार में विगत दिनों शिक्षकों के लिए लागू होने वाले सेवा शर्त से जुड़ा है। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को नियोजित शब्द से अलग करते हुए उन्हें सेवा शर्त से जोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिना शर्त शिक्षकों की सभी मांगे मान लेंगे। आरजेडी के दो नेता इस मुद्दे पर अलग अलग तरीके से राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम कहते हैं कि अगर प्रदेश में अगली सरकार ही हमारी पार्टी आई तो हम लोग बिना शर्त इन शिक्षकों की तमाम मांगों को मान लेंगे। वहीं पूर्व मंत्री श्याम रजक कहते हैं कि राज्य सरकार शिक्षकों और दूसरे नियोजित कर्मचारियों में भेदभाव करती है, जो नहीं होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सफाई में पटना के सबसे फिसड्डी आने पर लालू और तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। पूछा, शर्म आ रही है? जी हां दोस्तों, रैंकिंग में देश के सबसे गंदे शहर पटना के आने के बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। पूछा है कि पटना का बुरा हाल करने में किसका हाथ है? कहीं इसका भी दोष आप आरजेडी और लालू प्रसाद को देंगे? लालू ने नीतीश सुशील को घेरा। आरजेडी सुप्रीम प्रसाद ने सफाई के मामले में पटना के सबसे नीचे आने पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को घेरा। लालू ने अपने अंदाज में कहा कि का हो नीतीश सुशील, इसका दोष हमें नहीं दोगे क्या? शर्म तो नहीं आ रही होगी इस कथित सुशासनी और विज्ञापनी सरकार के लोगों को? तेजस्वी ने दिया बधाई। तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिसड्डी आने पर नीतीश कुमार को बधाई दे डाली। तेजस्वी ने कहा कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए, 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की नई रैंकिंग में पटना 47वें पायदान पर है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले साफ शहरों की नेशनल इंडेक्स में पटना को 47वां स्थान मिला है, जो कि सूची में सबसे अंतिम पायदान पर है। यानी कि पटना स्वच्छता के मामले में सबसे फिसड्डी शहर है। हर 3 महीने के बाद जारी होने वाले इस रैंकिंग के अंदर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर टॉप पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई की परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट, टल सकते हैं एग्जाम्स। जी हां दोस्तों, नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर काफी बवाल खड़ा हो गया था, लेकिन अब खबर है कि कोर्ट अपने फैसले में बदलाव कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट और जेईई मेंस 2020 प्रवेश परीक्षाएं टल सकती है। कोर्ट ने खारिज की याचिका। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट और जेईई मेंस 2020 प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका खारिज कर दी थी। इसके मुताबिक 1 से 6 सितंबर को
जेईई मेंस व 13 सितंबर को नीट यूजी परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, ये न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि जिंदगी को कैसे रोका नहीं जा सकता, हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा, छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर छात्र अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोजगार मिलना तो दूर, कर्ज में डूबे प्रवासी श्रमिक वापस काम पर लौटना बनी मजबूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना का संक्रमण तेजी से राज्य में बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना के डर से वापस आए प्रवासी श्रमिक रफ्तार से महानगरों का रुख करने लगे हैं। अपने इलाके में काम नहीं मिलने की वजह से रोजी रोटी की समस्या हुई तो महामारी के बीच में ही उन्होंने वापसी की राह पकड़ ली। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक वापस जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के वापस जाने की कतार लग गई है। वेटिंग हॉल में जगह नहीं। पटना जंक्शन के वेटिंग हॉल के हालात ये हैं कि यहां तक 100 से ज्यादा लोग ट्रेन आने का इंतजार करते देखे जाते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।